देखिए, आज हमारे साथ बात करने के लिए एक खास व्यक्ति हैं। गांव से निकल के विदेश तक का पढ़ाई का सफ़र उनका कैसा था और कौन कौन से इन्होंने पढ़ाई अभी तक किया है और आगे का क्या प्लान है, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं गांव से हूँ। गांव का नाम है रघौली, जो बिस्वी प्रखंड मधुबनी में आता है। और मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ फिज़िक्स से एडम स्केविज यूनिवर्सिटी इन पोज़नान, ये पोलैंड में है, और चार्ल्स यूनिवर्सिटी इन प्राग, जो चेक रिपब्लिक में है, मैं वहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ। गांव में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनका सपना बहुत से बहुत होता है, तो गांव से निकल के दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाके पढ़ाई करने का। को कब ऐसा मतलब लगा कि विदेश जाके पढ़ाई करें? ये बात सही है कि पहले मैं भी गांव में था, तो गांव का ही सपना जो होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग करें, कहीं नौकरी करें, या फिर ग्रेजुएशन करें और फिर सरकारी जॉब की तैयारी करें। मैं जब कॉलेज में गया, सीएम साइंस कॉलेज में, तो मैं लाइब्रेरी जाया करता था, और वहाँ आती थी एक पत्रिका, इंग्लिश में आती है, नाम है उसका करियर 360। करियर 360। हाँ, तो उसमें एक आर्टिकल आता था हर अंक में कि स्टडी अब्रॉड करके। अच्छा। मैं उसको पढ़ने लगा तो फिर मन में आने लगा कि यार, पैदा हुए यहाँ पे, पूरा दुनिया नहीं देखे तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या किए हम। तो उस टाइम पे आने लगा कि पूरा दुनिया देखना है। तो पहले ये नहीं था कि पढ़ने के लिए ही जाना है, घूमने के पर्पज़ से किसी भी तरीके से पूरा दुनिया देखना है, ये मेरे दिमाग में आ रहा था। फिर भी ये था कि घर पे विदेश पढ़ने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और ये समस्या मुझे पता था कि ये नहीं हो पाएगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे 20 लाख 25 लाख रुपए चाहिए घर से बाहर पढ़ने के लिए, सो दैट वुड बी समहाउ इम्पॉसिबल। तो मैं ढूंढने लगा कि अगर स्कॉलरशिप मिले तो मैं वहाँ पढ़ाई कर सकता हूँ, और धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि अब पढ़ने के लिए ही जाना है। तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी आ गई थी 2013 में ही 2013 में ही कि हाँ, मैं 2013 में मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ था, आईएससी बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा। और 2013 में मैंने एडमिशन लिया था बीएससी में। उसी टाइम पे ये सब हुआ, मैं उसी टाइम पे लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया था। तो क्लैरिटी आ गई कि मुझे विदेश जाना है। टाइम लग गया, मुझे लगता है मैं 2019 में गया तो लगभग 6 साल लग गए इसके लिए। आपके बारे में मैंने जब जहाँ तक पता किया है तो पता चला कि आप छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे जब आप एलएनएमयू में थे। जी। फिर राजनीति से फिर पढ़ाई की तरफ, और पढ़ाई में भी विदेश जाके पढ़ाई करना, वो भी एक रिसर्च को लेकर के। ये कैसे फिर बदलाव, राजनीति से पढ़ाई, पढ़ाई से फिर विदेश जाके रिसर्च वाला पढ़ाई करना? राजनीति में जो आने का पर्पस था वो भी लगभग मेरा जो रिसर्च को लेकर के जिज्ञासा था उसी से जुड़ा हुआ था। मुझे लगा कि फंडिंग आ रही है विश्वविद्यालय को, और ये रिसर्च का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं कि बच्चे रिसर्च कर सकें, सही से पढ़ाई कर सकें। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ कुछ एक्टिव होता हूँ तो उसका प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव पड़ा भी था। बहुत सारी चीज़ें बदली थी, लेकिन जो प्रभाव था मेरा पर्सनली इसको बदलने में, वो बड़ा ही लिमिटेड और छोटा था। तो अब प्रभाव पड़ा विश्वविद्यालय में कि जो लैब है वो खुलने लगा, लेकिन लैब में जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। जो इंस्ट्रूमेंट्स थे भी, तो जो लैब को जो चलाते हैं, लैब बॉय तो नहीं बोलेंगे उनको, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनको जो बेसिक चीज़ें हैं, माइक्रोस्कोप को भी सेट करना, इंटरफेरोमीटर्स को उनको सेट करने नहीं आता था। तो वहाँ पे ना थोड़ा, और कि अब इनकी रिक्विपमेंट होगी और जो नए आते हैं क्या उनको आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत निराशा हो गई यहाँ। ये वेरी अनफॉर्चुनेट है कि having such a nice building and everything here in Narayan Mithila University, the basic need for the students are lagging there. There is everything, but कभी ऐसा नहीं लगता है कि विश्वविद्यालय जो है वो छात्रों के हित में काम कर रही है। मतलब एक गाइड करने वाला उस तरीके से जो छात्रों को गाइड करे कि आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी, वो नहीं इस तरह की कोई सुविधा नहीं दिखी मुझे। तो आप पिछले कितने सालों से विदेश में रह रहे हैं, और रिसर्च के दौरान आप कहाँ कौन कौन से यूनिवर्सिटी गए? क्योंकि रिसर्च के दौरान होता है कि जो रिसर्च करने वाले होते हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ फिर देखते हैं कि किस तरीके से क्या है नहीं है। मैं
यूरोप गया था 2 नवंबर 2019। वो छठ का दिन था, तो मुझे याद है कि मुझे छठ के पहला दिन था छठ का, और उसी दिन मुझे जाना पड़ा था 2019 में। 19 में, क्योंकि थोड़ा वीज़ा में और बाकी डॉक्यूमेंटेशन में लेट हो गया था। एंड दे मेड द डेडलाइन दैट आई शुड बी देयर ऑन 4 नवंबर, अदरवाइज दे आर गोइंग टू कैंसिल माई स्टूडेंटशिप। तो तब तक हो चुका था सब कुछ। एंड आई थिंक दैट 3 नवंबर को संडे था, मैं वहाँ पे पहुँचे हुआ था। मंडे से मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया था। तो लगभग 5 साल 6 महीने लगभग होने वाले हैं, 5.5 साल होने वाले हैं। और मैं वहाँ पहले पीएचडी के लिए जाना चाह रहा था, क्योंकि मेरा एमएससी मिथिला यूनिवर्सिटी से हो चुका था। तो मैंने इनिशियली पीएचडी के लिए ही अप्लाई किया था। एंड आई गॉट इंटरव्यू वाज क्वाइट नाइस। अच्छे से जवाब भी मैंने दिया, और वो इम्प्रेस भी थे। आई थिंक इट वाज द चैम्बर ऑफ 4 पीपल जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। बट आई वॉज लैगिंग इन एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, क्योंकि यहाँ इंस्ट्रूमेंट पे काम मैंने किया नहीं था। और दूसरी बात ये भी थी कि उस समय मिथिला विश्वविद्यालय में जो पीएचडी मास्टर्स करते थे फिजिक्स से, तो उसमें थेसिस नहीं होता था, मास्टर थेसिस नहीं होता था। यू डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट टू वर्क। अब शायद कर दिया है उन्होंने, आई डोंट नो, हो सकता है कि हो गया हो, क्योंकि सिलेबस बदला है, बैचलर्स भी 4 साल की हो गई है। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि 2 साल पहले से उस यूनिवर्सिटी ने मास्टर्स का प्रोग्राम फिज़िक्स में स्टार्ट किया था, जो फोकस था कंडेंस मैटर फिज़िक्स पे। प्रोग्राम का नाम था पामे, फिज़िक्स ऑफ एडवांस मटेरियल फॉर एनर्जी प्रोसेसिंग। और डीन भी थे उस ग्रुप में, चैम्बर में, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया हुआ था। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि वो ट्यूशन फ़ी माफ़ कर देंगे। थैंक गॉड। ट्यूशन फ़ी वॉज समथिंग लाइक 12 लाख रुपए पर ईयर, उस यूनिवर्सिटी का, उस प्रोग्राम का। तो उन्होंने मेरा ट्यूशन फीस से एग्जम्प्ट कर दिया मुझे, और उन्होंने कहा कि वो मुझे स्कॉलरशिप देंगे, रहने का खर्चा जो भी आएगा वो। अच्छा। तो जब मेरे पास कोई होप था नहीं उस टाइम पे, सो इट वाज वेरी नाइस ऑफर फॉर मी, एंड आई इमीडिएटली एक्सेप्टेड। उन्होंने लेटर्स भेज दिए कि आई एम एडमिटेड, आई डोंट नीड टू पे द फ़ी, एंड ऑल्सो दे आर कवरिंग माई लिविंग एंड एवरीथिंग। सब कुछ वो कवर कर सब कुछ उन्होंने किया। तो मैंने वहाँ पे मास्टर्स में वापस एडमिशन लिया, तो मेरा 2 मास्टर्स हो गया है फिज़िक्स में। यहाँ से मेरी स्पेशलाइजेशन क्वांटम मैकेनिक्स में था, और वहाँ पे कंडेंस मैटर फिज़िक्स में, और मैंने वहाँ पे थीसिस डाला था मैग्नेटिक क्रिस्टल पे। दूसरी ये भी है कि अब सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको रिसर्च की सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवाती है, नहीं करवा सकते। तो कई बार ये होता है कि हमारी रिसर्च के लिए न्यूट्रॉन की ज़रूरत है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग करना होता है, या म्यून की ज़रूरत है। तो म्यून पूरे दुनिया में 4 ही जगह है। अच्छा। ऑक्सफोर्ड में है, स्विट्ज़रलैंड में है पीएसआई, एक कनाडा में पड़ता है, और एक और कहीं है शायद ब्राज़ील, आई डोंट रिमेंबर दैट, वो चौथा कहाँ है। सो आई हैड टू डू दैट, म्यून मुझे करना था। सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में? ऑक्सफोर्ड में जी, मैं गया हुआ था। उसका इंस्टीट्यूट का नाम है आईसिस, म्यून तो एंड दुनिया न्यूट्रॉन के सोर्स, टॉप यूनिवर्सिटी में। टॉप यूनिवर्सिटीज़। हाँ, वो उनका बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। अच्छा। तो मैं वहाँ गया था, म्यूनिक गया हुआ था जर्मनी में, TU म्यूनिक, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। आई थिंक दैट यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो टॉप 50 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड, और फिजिक्स में मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा रैंकिंग है उनका। पोलैंड तो दोनों यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मुझे आना जाना रहता है। अपार्ट ऑफ दैट यू हैव ऑल्सो अपॉर्चुनिटी टू डू द कॉन्फ्रेंसेस। तो अगर आप काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और आपको रिजल्ट आ रहा है, तो आप कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई करते हैं, टू शो योर रिजल्ट कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, उसको दिखाने के लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कॉन्फ्रेंस जाने का। या तो उसमें मैं इटली गया था, फ्रांस गया हुआ था, अभी स्लोवाकिया के लिए मैंने अप्लाई किया, एंड आई बिलीव कि मैं स्लोवाकिया भी जाऊंगा। पोलैंड में मेरा 2 कॉन्फ्रेंस रहा है। सो यू हैव, मेरे दोस्त जो हैं वो यूएसए गए हुए थे। मैं एक और यूरोपियन स्कूल ऑफ मैग्नेटिज्म करके आता है, वो समर स्कूल है जो 2 वीक का होता है, तो मैं उसमें यॉर्क गया हुआ था यूनिवर्सिटी। विदेश में एक अलग कल्चर, एक अलग लैंग्वेज, कल्चर में काफ़ी अंतर है। एक वेस्टर्न कल्चर और एक भारतीय के साथ एक बिहार से, एक गांव से। कितना ये सब कठिन रहा आपके लिए? कल्चरल शॉक तो था। पहला कल्चरल शॉक था कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, पहला फ्लाइट था मेरा, इससे पहले मैं कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठा था। अच्छा, पहला फ्लाइट डायरेक्ट विदेश पढ़ाई के लिए था, वहाँ वाया मॉस्को में गया हुआ था। तो रसिया होकर के 2 घंटे का मेरा लेओवर था रसिया में। तो पहला तो शौक ये था कि मैं जब एयरपोर्ट पे, वहाँ यहाँ बहुत भीड़ थी। आई मीन आई वॉज इन क्यू, लाइक पहले आप अंदर घुसने के बाद लगेज डालिए, लगेज डालने के बाद जो है वो इमिग्रेशन के बाद जो है
अब बैग वैग चेक करवाते हैं, सब कुछ। 3-4 घंटे लग जाते हैं दिल्ली मतलब ये एयरपोर्ट पे। पहला विदेश जाना और उसमें इस तरीके का एक्सपीरियंस। इस तरह का एक्सपीरियंस था यहाँ पे, और जब वहाँ पहुँचा तो बिल्कुल खाली। आई मीन सीरियसली इट वाज नॉट क्राउडेड एट ऑल। रोड पे ही बहुत कम लोग दिख रहे थे, बहुत ही कम लोग दिख रहे थे। तो पहला शौक तो ये लगा था जो इमीडिएटली आप देखते हैं। विदेश में रह के अपने गांव को, अपने देश को, अपने संस्कृति को कितना मिस करते थे? मिस करते हैं। मिस तो करते हैं, मिस करते हैं तो आते हैं, होली वहाँ भी मनाने की कोशिश करते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो मिस तो करते हैं। क्योंकि डिस्पाइट ऑफ दिस ऑल थिंग, आप जहाँ बढ़े हैं, पले बढ़े हैं, मैं यहाँ 23 साल का था जिस टाइम पे मैं गया था। सो 23 साल तक मैं इसी इधर ही था। परिवेश में। तो आप भाषा मिस करते हैं, क्योंकि घर पे आप बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है बात करने का, क्योंकि समय का भी वो है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कई दिन बीत गए और आपने हिंदी में या फिर लोकल जो लैंग्वेज है जो हम लोग बोलते हैं, ठेठी या मैथिली जो भी, उसमें बात नहीं कर पाते हैं। तो शुरू में इस तरह का होता था। धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हैं, बट स्टिल यू मिस द कंट्री, यू मिस द पीपल, यू मिस योर लैंग्वेज, यू मिस योर कल्चर, यू मिस योर फूड अ लॉट। अच्छा, इंडियन फूड भी। फूड का बड़ा, क्योंकि वहाँ लोग इतने स्पाइसी खाते नहीं हैं। तो जो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग वो खाना उसी के बनाते हैं। अकॉर्डिंग दो। और इसमें परेशानी ये हो जाती है कि धीरे धीरे आपका जो स्पाइस कंजम्पशन का जो वो है वो कम हैबिट हो होता जाता है वो है। थोड़ा सा। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको खाना तीखा लगने लगेगा। पढ़ाई हो गया, गांव से निकल के एक सपना जो देखा था विदेश पढ़ाई का वो भी साकार हो गया। विदेश में रह के कभी ये जो होता है कि जो लोग गांव से निकलते हैं, शहर में जाते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कल्चर बदलता है तो वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो होता है। आपके साथ ऐसा कुछ सीन हुआ था? आई मीन कल्चर में तो आपको बदलाव लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कई कारण है। कल्चर में बदलाव आता है, वहाँ का रहन सहन बदल जाता है, खाने पीने का तरीका बदल जाता है, इन्वायरमेंट अलग है। यू कैन नॉट, मैं ऐसे बैठे हुआ हूँ वहाँ पे, आप बिना जैकेट पहने नहीं जा सकते हैं, टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। तो कल्चर तो बदलता ही है। कल्चर बदलने के साथ आपकी एक्टिविटीज़ बदल जाती हैं, तौर तरीका। सो यू नीड टू अडॉप्ट। मैं ये रिकमेंडेशन सबको करूँगा कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ के कल्चर को ज़रूर अडॉप्ट कीजिए, वहाँ की लैंग्वेज सीखने की भी कोशिश कीजिए। दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू प्रोफेशनली ऑल्सो एंड पर्सनली ऑल्सो। प्रोफेशनली दैट इफ़ यू वांट टू डू वर्क आफ्टर यू स्टडीज देयर, लैंग्वेज इज़ गोइंग टू हेल्प यू। वो लोग आपको अपना समझ सके, अपना समझते हैं। और जब आप वहाँ का भाषा बोलते हैं तो मेरी ये समस्या है कि मैं भाषा पे नहीं ध्यान दे पाया, क्योंकि पीएचडी को लेकर के और साइंस को लेकर के बहुत सारा टाइम मेरा उधर जा रहा था, तो मैं फोकस नहीं कर पाया। बट इनफैक्ट अगर भाषा सीखते हैं, पीपल विल थिंक दैट यू रिस्पेक्ट द कल्चर, कि आप वहाँ के कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ के लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ की हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करते हैं। तो दैट्स नाइस टू स्टडी अबाउट दिस hip hop culture you are asking ki girlfriend boyfriend. I think that's quite normal in Europe. People don't take it like otherwise. If you are 18 plus, you have freedom to choose your partner or the life partner or whatever you want. You have freedom. No one is going to stop you with that. एक और कल्चर शॉक, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं होता है, उनको लगता है कि बड़ा ओपन कल्चर एंड एवरीथिंग इज़ फ्री एंड सो ऑन एंड सो ऑन। दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे 12 बजे रात में, 2 बजे रात में कोई भी लड़की हो या कोई भी महिला हो या कोई भी हो, दे कैन वॉक ऑन द स्ट्रीट इन एनी काइंड ऑफ क्लॉथ। चाहे छोटा कपड़ा पहना हो उन्होंने, बराबर दे कैन वॉक ऑन द स्ट्रीट एनी काइंड ऑफ क्लॉथ। अगर कोई अल्कोहलिक वहाँ पे पिया हुआ भी है, ही इज़ नॉट गोइंग टू टेल हर एनीथिंग। अच्छा, उस कोई छेड़छाड़ की कोई, दिस इज़ वेरी रेयर। मुझे नहीं लगता यहाँ कि 8-10 बजे के बाद लड़कियाँ निकल सकती हैं बाहर। दैट्स अनफॉर्चुनेट। बट देयर आइदर इट्स 2 AM, 3 AM, 5 AM or 11 PM. सकते हैं, वॉक कर सकते You can walk even in the village, not just in the city but even in the village. Village is more secure. Village is more secure City than से भी ज़्यादा। city से भी ज़्यादा secure होता है। गर्लफ्रेंड कितनी थी? No comments. अच्छा, सब कुछ हो गया, पढ़ाई वढ़ाई हो गया, परिवार में अब तो चर्चा हो रही होगी शादी की। क्या प्लान है आगे का? दहेज की थीसिस भी सबमिट करना है, दहेज की कोई बात नहीं है, थीसिस सबमिट करना है। एंड देन यस, आफ्टर सबमिटिंग माय थीसिस आई वुड लुक फॉर माय पार्टनर, बिकॉज आई थिंक पेरेंट्स आर वेरी वरीड। उनको लगता है कि मैं अब सही से खाना नहीं खाता हूँ, बट दिस इज़ वेरी मिसोजिनिस्टिक इन यूरोप। यू कैन नॉट से दैट मैं सही से नहीं खाना खा पाता हूँ तो मुझे वाइफ की ज़रूरत है। इज़ वेरी मिसोजिनिस्टिक एंड पर्सनली आई बिलीव कि देयर शुड बी इक्वलिटी। दैट्स माय आइडिया। तो बट स्टिल पेरेंट्स वांट मी टू गेट मैरिड। आई थिंक उम्र भी हो रही है, सो मे बी आई विल प्लान, बट आफ्टर PhD आई विल प्लान फॉर श्योर। इंडियन या
विदेशी दुल्हन नो आएगी। कमेंट्स। इसका कोई अभी नहीं, नो। मतलब मान सकते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे कल्चर में रहना चाहिए, जनरली अपने कल्चर जैसे में अभी रहना चाहिए। देखने को मिल रहा है शादी सीजन में कि बिहार में अक्सर अभी देख रहे हैं कि बिहारी लड़का दुल्हन विदेशी। क्या सोनू भाई भी विदेशी दुल्हन ला रहे हैं? मैं किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ कि विदेशी हो या यहाँ के हो। आई वुड लुक फॉर, मैं देखूँगा कि क्या हमारा बन पाएगा या नहीं। बन पाएगा। हम दोनों एक दूसरे के कल्चर को आइदर यहाँ से हैं या फिर वहाँ से एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाते हैं या कि नहीं नहीं करते, एक दूसरे के कल्चर को कितना ज़्यादा समझते हैं। समझ पाते हैं, एंड इफ वी विल बी एबल टू फॉलो अप और नॉट, दैट वुड बी द प्रायोरिटी। सो आई एम नॉट गोइंग टू से फ्रॉम हियर और फ्रॉम देयर। सो तो ये थे सोनू भाई कि कैसे इन्होंने गांव से निकल के विदेश में जाकर पढ़ाई किया, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस दौरान, और कैसे अगर आपका भी सपना है तो विदेश में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ये सारी बातें थी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट में बताइएगा। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।